मान लीजिए एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी है और उसे जिंदगी में बहुत पैसा कमाना है। तो वो ये सोचेगा कि उसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बनना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलनी पड़ेंगी, सीईओ डायरेक्टर बनना पड़ेगा, बड़े बड़े पोस्ट पे जाना पड़ेगा और तब जाके वो अपने सपने पूरे कर पाएगा। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो ऑलरेडी उन सपनों को अचीव कर चुके हैं। जिन लोगों के पास में ऑलरेडी 100 200 कंपनीज हैं, जो अरबों डॉलर के मालिक हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि वो अगली एक और कंपनी नहीं खोलेंगे, वो खोलेंगे एक शेल कंपनी। अब ये जो शेल कंपनी है वो ये डिफाइन करती है कि आपकी रिचनेस का लेवल क्या है। जिन लोगों की शेल कंपनीज होती हैं वो इस दुनिया के अल्ट्रा रिच लोगों में आते हैं। आपने कुछ साल पहले खबर सुनी होगी कि पनामा पेपर्स में कुछ सेलिब्रिटीज का नाम आया था। अब सबने ये सुना कि पनामा पेपर्स, सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े लोगों का उसमें नाम था। उसके बाद में पेंडोरा पेपर भी आए, पैराडाइज पेपर भी आए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल में चक्कर क्या है। तो मैं आपको समझाता हूं कि पनामा पेपर्स क्या है, शेल कंपनीज क्या है, सेलिब्रिटीज का और बड़े बड़े लोगों को उनसे लेना देना क्या है, और ऐसी कौन सी चीज है जो आप और हम नहीं समझते लेकिन इस दुनिया के बड़े बड़े अमीर आदमी समझते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। कुछ साल पहले कुछ जर्नलिस्ट ने एक मुहिम शुरू करी। कुछ पूरी दुनिया के जर्नलिस्ट को अपने साथ मिलाया और एक एसोसिएशन बनाया, और वो बड़ा ही सीक्रेट एसोसिएशन था जिसका नाम था कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसके किसी भी जर्नलिस्ट के बारे में बाकी दुनिया को नहीं पता था, और ये आपस में बहुत सीक्रेटली कोऑर्डिनेट करते थे और ये बहुत सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे। सीक्रेट मिशन क्या था? सीक्रेट मिशन था कि पनामा नाम की एक कंट्री है, वहां पर एक लॉ फर्म है, उस लॉ फर्म का नाम है मोज़ेक फोनेस्का। अब ये जो जर्नलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने इस फर्म की तहकीकात करनी शुरू करी और कुछ टाइम बाद में 2 टेराबाइट से ज्यादा के डॉक्यूमेंट, यानी 2 टीबी से ज्यादा के डॉक्यूमेंट रिलीज किए, और इन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने नाम दिया पनामा पेपर्स। अब ये पनामा पेपर्स क्या थे? पनामा कंट्री में जो लॉ फर्म है मोज़ेक फोनेस्का, जो 1997 में बनी थी, अब ये लॉ फर्म क्या करती है? ये लॉ फर्म बहुत सारी शेल कंपनीज बनाती है और इसे शेल कंपनी बनाने में महारत हासिल है। और शेल कंपनीज जो बनती हैं उनकी अपनी फाइनेंशियल एसेट्स, ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ दिखाए जाते हैं, पूरी हिस्ट्री बनाई जाती है उस कंपनी की, लेकिन बेसिकली वो कंपनी कुछ भी नहीं कर रही होती। अब इन कंपनीज के अपने अपने बैंक अकाउंट्स भी चलते हैं, लेकिन पनामा जैसे जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज इन बैंक के ट्रांजैक्शन पर कोई तरह की रेगुलेशन नहीं रखती, कोई भी इसका लेखा जोखा ज्यादा नहीं होता, तो पता नहीं चलता कि क्या पैसा आ रहा है या क्या पैसा जा रहा है। अब आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाकर कोई कंपनी खोलो, मान लीजिए आप भारत में कोई कंपनी खोलते हो, तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, जैसे कि पैन, आधार वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो शेल कंपनीज होती हैं, मजे की बात ये है कि इनके लिए आपको किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, और इन कंपनीज के साथ में किसी का भी नाम अटैच भी नहीं होता, तो गवर्नमेंट इन कंपनीज तक पहुंच भी नहीं सकती। अब ये शेल कंपनी जो है, इसको आप ये मानो कि एक आर्टिफिशियल इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। बैंक के कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, कुछ खरीद सकता है, कुछ बेच सकता है, किसी भी बिजनेस में एंटर कर सकता है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब ये जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, इनको हर देश खोलने की इजाजत नहीं देता, दुनिया के ज्यादातर देश नहीं देते। तो जिन देशों में ये इजाजत मिलती है वो कुछ खास तरह के देश हैं, और उनमें भी इजाजत इसलिए दी जाती है क्योंकि उन देशों के पास अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो बाहर की दुनिया से उनसे जितना पैसा ज्यादा आता रहता है उससे उनकी इकोनॉमी चलती रहती है, और वो ऐसी कंपनीज को खोलने की इजाजत देते हैं। इन शेल कंपनीज के लिए वो एक सुटेबल इन्वायरमेंट ऑफर करते हैं और बदले में कुछ फीस चार्ज करते हैं, और इसीलिए इन कंट्रीज को टैक्स हेवन बोलते हैं कि एक बार किसी कंट्री से इन कंट्रीज में कोई पैसा चला गया तो वो पैसा कहीं पर भी टैक्स नहीं होगा, और इन कंट्रीज से वो टैक्स का पैसा बचाने में अमीर लोगों को, अल्ट्रा रिच लोगों को मदद मिलेगी। अब कोई भी कंट्री टैक्स हेवन है या नहीं, ये 4 चीजें डिसाइड करती है। सबसे पहला तो ये है कि उस कंट्री में टैक्स या तो बिल्कुल नहीं है या ना के बराबर है। दूसरा, अगर आप उस कंट्री के लिए फॉरेनर हो तो आपको वहां पर कंपनी खोलने की इजाजत होगी, लेकिन कोई डोमेस्टिक आदमी है, यानी उसी कंट्री का कोई इंसान है, तो उसको वहां पर कंपनी खोलने की इजाजत नहीं होगी। तीसरा, कि उस कंपनी की किसी भी एक्टिविटी, किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, यानी कि आप पता नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के साथ
अपने क्लाइंट की किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के मामले में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती। इन कंट्रीज में एक बार कोई चीज गई, कोई पैसा गया, तो दूसरी कंट्रीज इनसे कुछ भी नहीं निकलवा पाएगी। इन कंट्रीज में करप्शन खुले आम चलता है। अब आप सोचो कि पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, अगर सारे टैक्स हेवन के अंदर, टैक्स हेवन कंट्री के अंदर अपना पैसा रख रहे हैं, तो कोई भी कंट्री का बिलियनियर या फिर पावरफुल आदमी सवाल क्यों उठाएगा? क्योंकि उनका खुद का भी पैसा वहां पर रखा हुआ है, तो इसके लिए कोई भी सवाल उठाएगा ही नहीं। इसीलिए जो जर्नलिस्ट होते हैं वो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर ऐसा काम करते हैं ताकि किसी को पता ना लगे और ये चीज मीडिया में आए। अब मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम बता देता हूं जिनको टैक्स हेवन माना जाता है। जैसे एक कंट्री है जर्सी, जो फ्रांस और यूके के बीच है। एक कंट्री है बरमूडा, जो अटलांटिक में है। इसके अलावा केमन आइलैंड है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है। कहते हैं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जो है उसके पास तो अपनी इकोनॉमी से 5000 गुना ज्यादा फॉरेन के बिजनेस का पैसा है। तो कुल मिला के आपको यह समझ में आ गया होगा, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो अपना टैक्स का पैसा बचाने के लिए शेल कंपनीज खोलते हैं टैक्स हेवंस में जाकर। अब ये सारा प्रोसेस चलता कैसे है, ये काम होता कैसे है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और ये आपका समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको भी दुनिया के एक दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है इसका पता चले और आपकी नॉलेज बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये जो सारा गेम है वो होता कैसे है। एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से आता है कि उसको टैक्स कैसे बचाना है, और बिजनेसमैन जनरली टैक्स देना चाहता भी नहीं। वो चाहता है कि जो टैक्स का करोड़ों अरबों रुपया बन रहा है वो उससे खुद एंजॉय करे, क्यों गवर्नमेंट को पे करे, और क्यों किसी भी देश की गवर्नमेंट को पे करे। तो वो क्या करता है कि एक ऐसी कंट्री ढूंढता है जिसको टैक्स हेवन बोलते हैं, जहां पर किसी तरह का कोई टैक्स लागू नहीं होता। और उस टैक्स हेवन कंट्री को ढूंढने के बाद में वो ये इंश्योर करता है कि वहां की पॉलिटिक्स जो है वो स्टेबल हो, यानी कि वहां पर गवर्नमेंट बार बार आती जाती ना रहे और बार बार लॉ ना बदलते रहे। तो ऐसी कंट्री को चूज करने के बाद में वहां की किसी लॉ फर्म से कॉन्टेक्ट करेगा। ऐसी टैक्स हेवन कंट्रीज में ऐसी लॉ फर्म्स की भरमार है। उन लॉ फर्म के लिए क्या होगा, शेल कंपनी बनाने में उनको महारत हासिल होगी, यानी कि वो अपने क्लाइंट के हिसाब से शेल कंपनी बना रखी होंगी, और जिन शेल कंपनीज की बहुत जबरदस्त हिस्ट्री भी होगी। तो वो जो बिलियनियर है वो उन लॉ फर्म्स के जरिए उन शेल कंपनीज को खरीदेगा। वो किन्हीं ब्रोकर के जरिए ऑनलाइन भी ये काम कर सकता है। अब समझो कि जब उसने एक कंपनी खरीद ली तो कंपनी में उसे कई छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे उस कंपनी को एक वैलिड टाइप की कंपनी दिखाने के लिए। तो सबसे पहले क्या कराया जाएगा कि उस कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड होंगे। अब जो अमीर आदमी है वो चाहता नहीं कि उसका नाम कहीं पे भी आए, तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ऐसी कंपनीज की भी व्यवस्था है जहां पर आप बेयरर शेयर्स ले सकते हो। बेयरर शेयर्स क्या होता है कि शेयर सर्टिफिकेट होते हैं जिनके ऊपर किसी का भी नाम नहीं होता, बस वो सर्टिफिकेट जिसके पास होते हैं वही शेयर होल्डर होता है। तो वो बेयरर शेयर इशू करके वो शेयर होल्डर बन जाएगा। वो उन शेयर सर्टिफिकेट्स को अपने पास रखेगा, और अगर उसे किसी ने पूछा भी या वो कभी पकड़े भी गए तो वो आसानी से ये कह सकता है कि ये मेरे नहीं है। वो उन्हें आसानी से किसी और के नाम पर ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी कि ओरिजिनल ओनर उन शेयर्स का कौन है इसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता, और ओनरशिप ट्रांसफर करना भी बहुत आसान हो गया। अब अगली बारी आती है डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की। कोई भी कंपनी होती है तो उसमें डायरेक्टर्स जरूर होते हैं, और वो डायरेक्टर्स क्यों डिसाइड करते हैं? अगर उनको कंपनी लिस्ट करनी हो तो वो डायरेक्टर्स में भी अपना नाम नहीं चाहता, वो नहीं चाहता उसका कोई रिश्तेदार डायरेक्टर बने। तो उन शेल कंपनीज के पास में, उन कंट्रीज में ऐसी व्यवस्था होती है कि डायरेक्टर जो होते हैं वो उनके ही एम्प्लॉयज होते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को नॉमिनी डायरेक्टर बना देती है, यानी कि पर्दे के पीछे जो ओनर है उसके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, सारा काम, सारे डिसीजंस उसके रहेंगे, लेकिन जो फ्रंट फेसिंग लोग हैं वो लोग होंगे जो उन लॉ फर्म्स के एम्प्लॉयज होते हैं। उन लॉ फर्म्स के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एज ए नॉमिनी डायरेक्टर काम करते हैं। बाकायदा किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट साइन करना हो, बैंक अकाउंट खुलवाने हो, कोई मीटिंग करनी हो, तो वो सारे काम वो नॉमिनी डायरेक्टर्स करते हैं। और जो असली मालिक होता है उसके पास में होती है पावर ऑफ अटॉर्नी। और ये जो लॉ फर्म्स होती हैं ये बड़ी स्मार्ट होती हैं। ये एक ऑलरेडी लेटर हेड और टेम्पलेट्स वगैरह बना के रखती है जिस पर उन एम्प्लॉयज के साइन होते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की स्थिति को संभाला जा सके। अब शेयर होल्डर और डायरेक्टर के बाद में अगला काम हो गया बैंक अकाउंट खुलवाना। जब तक उस कंपनी का कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा तब तक उस कंपनी का कोई भी वजूद ही नहीं है। सारा खेल बैंक अकाउंट का है, और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए लगते हैं बहुत बहुत सारे पैसे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन एक बार ये बैंक अकाउंट खुल गया तो इसका मतलब उस अमीर आदमी ने अपना पैसा, अपना टैक्स का पैसा बचाने की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है,
और उसके पास में बाकायदा एक बनी बनाई शेल कंपनी आ गई, जिसके पास में हर चीज है, जिसके जरिए वो एंजॉय कर सकता है, टैक्स बचा सकता है और बाकी अपने किसी भी काम को आसानी से कैरी आउट कर सकता है। अब शेल कंपनी एक बार खुल गई तो उसका अगला काम होगा इस शेल कंपनी को इस्तेमाल करना। अब आप ये समझ गए होंगे कि शेल कंपनी को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, टैक्स का पैसा बचाने के लिए। अब पैसा बचाने के लिए अगर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कंपनी तक पैसा पहुंचाना भी पड़ेगा। अगर कोई अमीर आदमी इंडिया में बैठा है और शेल कंपनी टैक्स हेवन में है तो वहां तक पैसा ऐसे नहीं पहुंचेगा कि आपने कोई पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो तो अथॉरिटीज की नजर में आ जाएगा। तो इस वजह से इनको कई सारे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत डीपली अंडरस्टैंड करके और बहुत स्मार्ट लोग जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं वो करवाते हैं। जिनमें से कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं कि वो लोग किस तरह से ये चीजें यूज करते हैं। सबसे पहला और पॉपुलर तरीका तो ये है कि वो शेल कंपनी के नाम पर बहुत कम कीमत में कोई एसेट्स ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफिशियली वो एसेट्स जो है वो उस शेल कंपनी की हो गई। अब वो तो एक कंपनी है जो कागजों पे है, वो उस एसेट्स को यूज नहीं कर पाएगी, लेकिन जो एसेट्स बिलियनियर की है वो आसानी से शेल कंपनी के नाम पर उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरा तरीका हो गया फेक इनवॉइस बनाना, यानी कि शेल कंपनी के नाम पर फेक इनवॉइस बनेंगे जिसमें यह दिखाया जाएगा कि जो अमीर आदमी है या उससे जुड़े हुए किसी इंसान ने उन शेल कंपनी से कोई सर्विसेज ली है और वो बहुत नॉमिनल सी सर्विस होगी जिसके बदले में कोई बहुत भारी कीमत चुकाई जाएगी। तो बेसिकली आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे आपने एक ट्रांजैक्शन क्रिएट कर दिया और उस ट्रांजैक्शन के बदले में आपने शेल कंपनी को पैसे दिए हैं जो कि मार्केट रेट से बहुत ज्यादा है। अब ये तो मैंने आपको 2 तरीके बताए, इसके अलावा हजारों तरीके हैं, लेकिन तरीका जितना स्मार्ट और जितना यूनिक होगा पकड़े जाने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। अब देखिए, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी ये सोचता है कि उसे अगर किसी चीज को एंजॉय करना है तो वो चीज बेसिकली उसे खरीदनी पड़ेगी, उसे ओन करनी पड़ेगी। और लोन का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ बहुत ही बेकार माना जाता है कि हम अगर किसी चीज के लिए लोन लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे ऊपर ईएमआई आ गई और हमें वो चुकानी पड़ेगी, और जो जायज भी है क्योंकि मिडिल क्लास आदमी इंटरेस्ट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन ये लोग अलग तरीके का गेम खेलते हैं। अमीर आदमी क्या करता है, उन शेल कंपनीज के नाम पर यॉट खरीदता है, प्राइवेट जेट खरीदता है, विला खरीदता है। ये सारी महंगी महंगी एसेट्स उन कंपनीज के नाम पे होती है। वो कंपनीज दरअसल कागज पे है, वो कंपनीज उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। और लेकिन वो कंपनीज क्या करती है, उस अमीर आदमी को वो यॉट, वो प्राइवेट जेट लीज पे देती है, बहुत कम अमाउंट की लीज पे देती है और बदले में वो अमीर आदमी उन्हें इस्तेमाल करता है। इससे उसका डबल बेनिफिट होता है कि वो एक तरफ खर्चा भी दिखा सकता है और दूसरी तरफ एसेट्स को इस्तेमाल भी कर सकता है। तो इस तरीके से ये सारा सर्कल घूमता है और एक अल्ट्रा रिच आदमी अपने करोड़ों अरबों रुपए बचाकर टैक्स अथॉरिटीज की आंखों में धूल झोंक के बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी बिताता है। हालांकि ये वो तरीके नहीं है जिनको प्रमोट किया जाना चाहिए, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि अमीर आदमी किस तरीके से अपनी चीजों को मैनेज करता है, उसे कितने रास्ते पता होते हैं, किस तरह से इस दुनिया में जो बड़े बड़े लोगों के नाम उछले हैं उन्होंने इन चीजों का कैसे इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।